हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, हम कर रहे हैं TY BCom कॉमर्स 5 का मार्केटिंग सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 विच इज़ बेस्ड ऑन योर मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 1। अब बच्चों, ये जो चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियसली देखा तो ब्रांड के कई सारे कंपोनेंट्स देखे, यानी कि उसके एलिमेंट्स देखे, उसके पार्ट्स देखे कि ऐसे क्या फैक्टर्स है जिसको मिलाकर एक ब्रांड बनता है। अब उसी में से लास्ट वाला जो हमारा फैक्टर था या कंपोनेंट था उसे हम कहते हैं ब्रांड इक्विटी, जिसके बारे में मैंने आपको इसीलिए कम समझाया क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में ब्रांड इक्विटी को समझने वाले हैं। तो क्या होता है ये ब्रांड इक्विटी, क्या वैल्यू है इसकी, क्या इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है एक ब्रांड के फेमस होने के लिए या एक ब्रांड इमेज को क्रिएट करने के लिए, हम उसे आज समझेंगे। स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ द ब्रांड इक्विटी, हर एक ब्रांड की एक वैल्यू होती है और उस ब्रांड की जो वैल्यू होती है उसको हम बुलाते हैं ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ब्रांड पर्सनालिटी और इमेज। ब्रांड इक्विटी का मतलब ब्रांड पर्सनालिटी या ब्रांड इमेज नहीं होता है। एडवर्ड टॉबर का कहना है ब्रांड इक्विटी एज, उन्होंने डिफाइन किया है, क्या है ब्रांड इक्विटी? इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ अ बिजनेस अबाउ द वैल्यू ऑफ इट्स फिजिकल असेट्स ड्यू टू द मार्केट पोजीशन अचीव्ड बाय इट्स ब्रांड एंड द एक्सटेंशियल पोटेंशियल ऑफ द ब्रांड। बहुत ऐसा लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हो ना, इस डेफिनेशन को पढ़ के आसान बना देती हूँ। इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ अ बिजनेस यानी एक बिजनेस की इंक्रीमेंटल वैल्यू, आप उसके पास कितने फिजिकल असेट्स है, कितने फिजिकल असेट्स यानी कि उनके खुद के असेट्स कितने हैं, बिल्डिंग खुद की हो गई, मशीनरी खुद की हो गई, इसके बेसिस पर ब्रांड की इंक्रीमेंटल वैल्यू आप डिसाइड नहीं करते हैं। वो होती है मार्केट पोजीशन अचीव की है जो उस ब्रांड ने जो मार्केट पोजीशन अचीव की है उसके बेसिस पर उसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू डिसाइड होती है। डेविड एकर का कहना है ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है अ सेट ऑफ ब्रांड असेट्स एंड लायबिलिटीज लिंक्ड टू अ ब्रांड, अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांड असेट्स plus brand liabilities which is linked to a brand, its name, symbol that add to or subtract from the value provided by a product or service to a firm and or to that firm's customers। यहाँ पर सिंपल सा मतलब यही है कि ब्रांड के पास असेट और लाइबिलिटीज तो है, उसको हम लिंक करते हैं उसके नाम, उसके सिंबल, उसके लोगो के साथ में, और उसी के साथ हम उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो जो वैल्यू डिराइव करके दे रहा है उसका प्रोडक्ट और सर्विस, किसको डिराइव करके दे रहा है? कस्टमर्स को, फर्म्स के कस्टमर को जो वैल्यू डिराइव करके दे रहा है जिससे कस्टमर सेटिस्फाई है उसे हम बुलाते हैं ब्रांड इक्विटी। अब ऐसे क्या फैक्टर्स है जो ब्रांड इक्विटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनमें से कुछ है ब्रांड नेम, क्वालिटी, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड एसोसिएशंस और ऐसे अदर असेट्स जिसको मिलाकर हमारे ये ब्रांड इक्विटी बनता है। What is brand loyalty? Now customers brand loyalty is the vital base of a brand's equity। हम जब बोलते हैं किसी भी ब्रांड की वैल्यू, याद रखना बच्चों कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, ये उसकी लॉयल्टी जो है वो हमको बता देती है हमारे तरफ की, बार बार रीपर्चेज भी हमसे करता है, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए हमारे ब्रांड को रिकमेंड भी करता है। It is true that it is expensive to gain new customers and relatively inexpensive to keep existing ones। हम जानते हैं नए कस्टमर्स को लेकर आना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मेंटेन करके रखना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है उसके ऊपर, प्रोवाइडेड द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द ब्रांड। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑलरेडी सेटिस्फाई है मेरे ब्रांड के साथ में, मुझे उनके ऊपर एडवर्टाइजिंग पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। Satisfaction of customer results in brand loyalty। Satisfied customers continue to use the brand even though competitors make enough efforts to win them over। Satisfied customers loyal होते हैं, आपको छोड़कर जाने नहीं वाले, चाहे कॉम्पिटिटर कितना ही एडी का जोर लगा दे, बावजूद इसके मेरे कस्टमर्स जो सेटिस्फाइड है मेरे ब्रांड से, मेरे प्रोडक्ट से, मेरी सर्विस ऑफरिंग से, वो मुझे छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। Now, it is to be noted that when the customers are indifferent to the brand with little or no concern to the brand name and instead buy the product on the basis of price, features and other factors, there is hardly any brand equity। ये देखो, ये ध्यान में रखना है, customers are indifferent to the brand, कस्टमर्स आर इनडिफरेंट टू द ब्रांड, यानी कि लिटिल और नो कंसर्न अबाउट द ब्रांड नेम, ब्रांड नेम से कोई लेना देना नहीं, प्रोडक्ट खरीदना है इसलिए खरीद लिया। इंस्टेड बाय द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्या सोच के खरीदा प्रोडक्ट को? प्राइस देखकर खरीदा, फीचर्स देखकर खरीदा, ये सब देखकर खरीदा, तो देयर इज हार्डली एनी ब्रांड इक्विटी। तो यहाँ पर कोई ब्रांड इक्विटी नहीं है।
मैंने एक ब्रांड को सिर्फ इसलिए खरीद लिया क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता लगा कंपेयर टू मुझे दूसरा ब्रांड। इसके फीचर्स मेरे बजट में बैठ रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट के फीचर्स जो है उसका प्राइस भी ज़्यादा है, मेरे बजट में भी नहीं है। अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट को खरीदूँ तो क्या होता है, ब्रांड इक्विटी नहीं होती है। On the other hand, if the customers continue to buy the brand despite attractive offers from the competitors, substantial value exists in the brand and as such the brand commands high brand equity. दूसरी तरफ अगर हम देखें, सिक्के का दूसरा पहलू देखें, जहाँ पर कॉम्पिटिटर बहुत मेहनत कर रहा है हमारे कस्टमर्स को हमसे छीनने की, बावजूद इसके कितने भी अच्छे अच्छे ऑफर क्यों ना दे रहा हो, हमसे भी ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा हो, फिर भी अगर मेरे कस्टमर मुझे छोड़कर नहीं जा रहे, वो होती है मेरी हाई ब्रांड इक्विटी, वो होती है मेरी हाई ब्रांड इक्विटी। नेक्स्ट इज ब्रांड नेम अवेयरनेस। ब्रांड के बारे में पता है लोगों को। ब्रांड अवेयरनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ पोटेंशियल बायर टू रिकॉग्नाइज और रिकॉल दैट ब्रांड बिलोंग्स टू सर्टेन प्रोडक्ट कैटेगरी। ब्रांड अवेयरनेस यानी कि आपके ब्रांड के बारे में कस्टमर बहुत अच्छे से जानता है। अवेयरनेस क्या है, बस अगर हमने स्लोगो बोल दिया, टैगलाइन बोल दिया, लोगो दिखा दिया, कस्टमर ने इमीडिएटली आपके ब्रांड को पहचान लिया। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग प्रोडक्ट क्लास इन ब्रांड। तो इसको हम प्रोडक्ट क्लास को ब्रांड के साथ में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। Buyers often buy a known brand. Familiarity of a brand makes it more reliable in the minds of the buyers. और बायर सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, आपके सामने 4-5 डिटर्जेंट पाउडर रखे हैं जिसमें से आपने एक सर्फ एक्सेल देख लिया, बाकी देख लिया रजनीगंधा नाम लिखा हुआ है, आप कौन से ब्रांड को खरीदोगे? ऑफकोर्स मैंने सर्फ एक्सेल को देखा है, इसका ऐड सुना है, नाम जानती हूँ, सर्फ एक्सेल को ही खरीदूंगी, ना कि रजनीगंधा जैसे ब्रांड को मैं जाकर खरीदूंगी। ऑफकोर्स रजनीगंधा इज़ नॉट इनटू योर डिटर्जेंट पाउडर, बट दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर ऐसा कोई नाम हमको दिख जाता है तो हम उसमें से कौन से ब्रांड को खरीदेंगे, कौन से प्रोडक्ट को खरीदेंगे जिसके ब्रांड नेम हमने कहीं ना कहीं सुना होगा। Known brand will thus be selected over an unknown brand and as such it commands good brand equity. तो आप हमेशा known brand को प्रेफर करोगे compared to an unknown brand. Then we have perceived quality of brand. कस्टमर के माइंड में ब्रांड की क्वालिटी का परसेप्शन कैसे है, वही सुपीरियोरिटी होता है ऑफ अ प्रोडक्ट एज कंपेयर टू अदर्स कंपीटिंग ब्रांड। Perceived quality directly influence purchase decisions and brand loyalty, especially when a buyer is not motivated or able to conduct a detailed analysis of the product's actual and और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। परसेप्ट क्वालिटी, जब हम एक्चुअल में उसकी क्वालिटी क्या है वो नहीं जानते हैं, डिटेल एनालिसिस हमने उसके ऊपर नहीं किया है। इट इन्फ्लुएंसेस परचेज डिसीजंस एंड ब्रांड लॉयल्टी। परसेप्ट क्वालिटी ये हमारे मन में सोची हुई कुछ क्वालिटी है जिसने हमारे बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया है, तभी होती है व्हेन अ बायर इज नॉट मोटिवेटेड और एबल टू कंडक्ट अ डिटेल्ड एनालिसिस। हम सिर्फ क्वालिटी के बारे में कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमने कभी एनालिसिस नहीं किया, कभी किसी को पूछा नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं की वाकई में इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है या बुरी है। हाईली परसिव्ड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट कैन कमांड प्रीमियम प्राइस। जिसकी क्वालिटी हमारे माइंड में बहुत अच्छी है तो ऐसे ब्रांड हमेशा प्रीमियम प्राइस ही क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, और उसकी ब्रांड इक्विटी और बढ़ती है। फर्दर परसिव्ड क्वालिटी कैन बी अ बेसिस फॉर ब्रांड एक्सटेंशन। तो ये है ब्रांड एक्सटेंशन की एक परसिव्ड क्वालिटी हमारे क्या है माइंड में हमने सेट करके रखी है, जो ब्रांड एक्सटेंशन का क्या बन जाता है बच्चों, एक बेस बन जाता है। देन वी हैव ब्रांड एसोसिएशन। अ ब्रांड एसोसिएशन इज एनीथिंग, ब्रांड एसोसिएशन कोई भी ऐसी चीज़ जिसको ब्रांड के साथ लिंक की जा सकती है, जिसको ब्रांड के साथ जोड़ा जा सकता है। Underlying value of a brand name often is based upon associations linked to it. Same चीज़ है, like perceived quality, brand associations do influence purchase decisions and brand loyalty. एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी की एसोसिएट किया जाता है डिस्टिंक्ट फ्लोरल अरोमा के साथ, नाइकी ब्रांड को एसोसिएट जोड़ा जाता है स्पोर्ट्स के साथ, गोवा को जोड़ा जाता है ब्यूटीफुल बीचेस के साथ में। तो ऐसे हमने एक ब्रांड को किसी ना किसी चीज़ों के साथ क्या करके रखा है, जोड़कर रखा है, उसी से हमने एक परसिव्ड क्वालिटी भी अपने माइंड में सेट की है। देन वी हैव आफ्टर सेल सर्विस। अब आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी कैन मेक अ डिफरेंस इन ब्रांड इक्विटी। जो ब्रांड इक्विटी, हम ये वैल्यू की बात कर रहे हैं ब्रांड की, आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर ब्रांड इक्विटी बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है मार्केट में आपके नाम के लिए। जैसे मोस्ट ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में दे आर मोर और लेस स्टैंडर्डाइज्ड, कॉमन होती है। Therefore, competitive difference can be after sale service. To provide effective after sale service, firms need to select the competent and committed after sale service staff. तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है बच्चों, एक competent और एक बहुत ही committed after sale service staff की, जहाँ पर staff ऐसा हो after sale service बहुत अच्छी दे रहा हो आपके customers को।
इसके लिए अपने सर्विस स्टाफ को हमको ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो अपना नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, बिहेवियर अपने कस्टमर्स के सामने क्या कर सके, बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट कर सके। मोटिवेट द सर्विस स्टाफ विथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स अगर आप सोचोगे कि सैलरी में ही आप इतनी सारी उम्मीदें रखोगे आपके एम्प्लॉयज़ से, तो वो बिल्कुल नहीं करने वाला है। तो सिर्फ एक सैलरी नहीं, एक इंसेंटिव वाला फैक्टर भी आता है, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स जहाँ पर रिवॉर्ड्स दो, अवार्ड दो, रिकॉग्निशन दो, उसके काम को सराहो, उसकी तारीफ़ करो सबके सामने। ये सारी चीज़ें क्या करेगी, आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगी काम करने के लिए और एक बेटर आफ्टर सेल सर्विस देने में। फिर आती है हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स। ना कुछ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रांड एम्बेसडर्स कैन एनहांस ब्रांड इक्विटी। ब्रांड एम्बेसडर्स जो होते हैं वो ब्रांड इक्विटी को और बढ़ाते हैं। जैसे कि लक्स सोप को हमेशा जोड़ा जाता है फीमेल फिल्म स्टार्स के साथ, इसीलिए उसको ब्यूटी सोप ऑफ फिल्म स्टार कहा गया है। कुछ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स अग्री नहीं करते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर्स का इम्पैक्ट ब्रांड इक्विटी पर होता है। जैसे कि कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हैं जहाँ पर वन में नॉट कम अक्रॉस सर्टन सेलिब्रिटीज एंडोर्सिंग द ब्रांड। कई एडवर्टाइजमेंट ऐसे हैं जहाँ पर आपने सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग रखा है तो वो क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग इट डज द ट्रिक सच एज दैट ऑफ जुजूज ऑफ वोडाफोन। जुजू का ऐड आपने देखा होगा वोडाफोन के, क्या कोई सेलिब्रिटी था? नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऐड की क्रिएटिविटी की वजह से वो ऐड ज़्यादा बूम हुआ था, उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा थे और उसका इम्पैक्ट उनके सेल्स पर भी हुआ था। बिजनेस फर्म्स को है बहुत ही सोच समझकर अपनी ब्रांड पर्सनालिटी सिलेक्ट करनी होती है। कैरेक्टर ऑफ द पर्सनालिटी जिसको आप एम्बेसडर बना रहे हो, उसकी पर्सनालिटी हमारे ब्रांड की पर्सनालिटी के साथ मैच होना ज़रूरी है। One cannot simply use film stars to promote budget brands such as Salman Khan and wheel washing powder, because people are fully aware that celebrities do not use brands which are priced lower. Also, a cricket star cannot be used for promoting a super luxury car. सिंपल से एग्जाम्पल है, ब्रांड की पर्सनालिटी ब्रांड एम्बेसडर की पर्सनालिटी के साथ मैच होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर व्हील डिटर्जेंट पाउडर के लिए सलमान खान का इस्तेमाल किया गया था, मतलब उनको वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उस एड में। तो आपको लगता है सलमान खान के कपड़े व्हील डिटर्जेंट पाउडर में धुलते होंगे? ये तो हम ऑडियंसेस अच्छे से जानते हैं, ये कॉमन सेंस है। देखो, हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे कि भाई तुमने ये ऐड क्यों किया, तुम तो यूज़ ही नहीं करते हो, लेकिन यहाँ ब्रांड जो आपको इमेज क्रिएट करके बताना चाहता है, वहाँ पर वो चीज़ें हम ऑडियंसेस को डाइजेस्ट नहीं होने वाली हैं। हम जानते हैं सेलिब्रिटीज़ कोई भी हो ब्रांड ही प्रेफर करेंगे। बजटेड ब्रांड्स में सेलिब्रिटीज़ का आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो कभी खुद इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो जो ब्रांड पर्सनालिटी खुद इस्तेमाल नहीं कर रही है लेकिन उसको प्रमोट कर रही है, तो क्या हम उसको जाकर खरीदने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। फिर चाहे आप उसमें कोई बहुत बड़े हॉलीवुड के स्टार को क्यों ना लेकर आओ व्हील के डिटर्जेंट ऐड के लिए, हम जानते हैं सच्चाई क्या है और हम यूज़ नहीं करेंगे। देन ब्रांड पेटेंट। Companies can obtain brand patents for a new and innovative product. They need to register under the Patent Act of respective countries where they want to patent it. For instance, in India, products may be registered under Patents Amendment Act 2005. Patenting the product gives exclusive marketing rights for certain number of years. Other companies cannot sell similar product in the market without the permission of patent holder. For instance, pharma companies get exclusive marketing rights for at least 15 to 20 years. Patent करवा लिया आपने, पेटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आपने पेटेंट करवा लिया अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड नेम को, आप सिमिलर ब्रांड नेम सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में कोई बेच नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको पेटेंट करवा लिया। आपने बोल दिया भाई ये मेरा बनाया हुआ है, ये मेरी इंटेलिजेंस यूज़ करके मैंने बनाया है, सेम कोई नहीं बनाना चाहिए। तो जहाँ पर हम फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, 15 से 20 साल के लिए मार्केटिंग राइट्स उनको मिलता है कि हमारी जैसी दवाइयाँ कोई बनाएगा नहीं, यही दवाइयों को कोई और बनाने वाला नहीं होना चाहिए। Then we have brand logo. ब्रांड लोगो कैन एनहांस ब्रांड इक्विटी। ब्रांड लोगो के ऊपर तो हमने प्रीवियस लैंग्वेज में लेक्चर में डिटेल में भी समझा है बच्चों। ब्रांड लोगो ब्रांड इक्विटी को और बढ़ाता है, उसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ब्रांड लोगो लाइक ब्रांड नेम्स फैसिलिटेट्स इंस्टेंट आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांड। जैसे ब्रांड नेम से आपको पता चलता है ये ब्रांड की आइडेंटिटी है, वही ब्रांड लोगो भी ब्रांड की आइडेंटिटी को दर्शाता है। जैसे कि हमने यूनिक लोगोस के बारे में सुना भी है, देखा भी है, एप्पल है, नाइकी है, मैकडी है, मर्सिडीज है, आउडी है जिसकी 4 रिंग्स है, वी हैव रिबॉक, वी हैव पेप्सी एंड सो ऑन। देयर आर n नंबर ऑफ ब्रांड्स। अगर हमने उनका लोगो देख लिया तो हम ब्रांड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
कंपनी जो है हमने पढ़ा है कि अच्छा खासा पैसा देती है लोगों को डिज़ाइन करने के लिए, जहाँ पर भारतीय एयरटेल ने पेड किया था कई बड़ा सा अमाउंट अपने लोगों को रीडिज़ाइन करना था, उसके स्वूश लोगों को। यूजुअली स्वूश लोगो जो है वो ऐसा आता है, तो उन्होंने स्वूश लोगो को क्या किया, थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया। जो रीडिज़ाइन किया वो एक लंदन बेस्ड एजेंसी है ब्रांड यूनियन करके। इट हैज़ लोअर ए इन लोअर केस। एयरटेल में ये लोअर केस का इस्तेमाल किया गया है। फॉर्मिंग अ swoosh मार्क फॉर द ब्रांड एंड एयरटेल रिटन इट लोअर केस अंडर इट। यहाँ पर लोगों के साथ साथ उन्होंने क्या किया, ब्रांड के नेम में भी ये छोटा वाला अल्फाबेट जो है ए का वो ऐड कर दिया। अब भारतीय एयरटेल जो है दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और इंडिया में लार्जेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर भी है। बेसिकली लॉन्च्ड इट्स न्यू ब्रांड लोगो ऑन 18 नवंबर 2010 मार्किंग द कंपनीज 200 मिलियन कस्टमर्स माइलस्टोन। तो यहाँ पर 2010 में जब 200 मिलियन कस्टमर्स हो गए तो उन्होंने ये चेंज जो है वो लेकर आए, रीडिजाइनिंग किया, रीब्रांडिंग किया, जिसका खर्चा उन्हें 350 करोड़ आया है। कंपनी हैज ऑल्सो लॉन्च्ड अ न्यू टैगलाइन, दिल जो चाहे पास लाए एंड सिग्नेचर ट्यून बाय AR रहमान। तो दिल जो चाहे पास लाए, ये उन्होंने क्या किया, अपनी न्यू टैगलाइन ऐड कर दी और भारतीय एयरटेल ने जो ये एयरटेल की म्यूजिक लेकर आए हैं उस म्यूजिक को लॉन्च किया है, उस म्यूजिक को बनाया है AR रहमान जी ने। तो इस तरीके से देखो, जब आप ब्रांड के अंदर चेंजेस लाते हो ना, लोगो में, नाम में, डिज़ाइन में, कलर्स में, तो आपको अच्छा खासा पैसा भी उस पर खर्चा करना पड़ता है। पैसा खर्चा किया तो वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हमको चाहिए। नेक्स्ट, अब ये ब्रांड इक्विटी की जो इतनी वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है। ब्रांड इक्विटी कैन प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स एज वेल एज टू दी फर्म। तो दोनों को ही फायदा होना चाहिए, कस्टमर्स को भी, फर्म को भी। पहले हम देखते हैं कस्टमर को फायदा क्या होता है। कस्टमर्स का फायदा ये होता है, इट हेल्प्स देम टू इंटरप्रेट, प्रोसेस एंड स्टोर ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। तो ब्रांड इक्विटी से हम कई सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन अलग अलग ब्रांड्स की हमारे माइंड में स्टोर करके रखते हैं। Enhancing their confidence in the purchase decision due to either past use experience और familiarity with the brand। हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है एज अ कस्टमर कि हम अब इस ब्रांड के बारे में सुन चुके हैं, जान चुके हैं, फेमिलियर है इस ब्रांड के साथ में, या फिर कभी इसको पास्ट में यूज़ किया है, तो उसका एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है अपने परचेज डिसीजन मेकिंग के टाइम। एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद द यूज़र एक्सपीरियंस। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कब होगा, जब आपका एक्सपीरियंस प्रोडक्ट को यूज़ करके ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये वैल्यू डिराइव करता है कस्टमर के लिए। फर्म को क्या वैल्यू डिराइव करके देता है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स मार्केटिंग प्रोग्राम्स। इट कैन enhance programs to attract new customers and to hold on with the existing ones। तो हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग वन के लिए हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम्स अलग होंगे, जो नए कस्टमर्स हमको लेकर आने हैं उनके लिए हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम्स अलग होंगे। देन ब्रांड लॉयल्टी, the perceived quality, well-known name of the brand, brand associations and other proprietary brand assets can make customers more brand loyal। तो जो क्वालिटी परसीव हमने करके रखी, जो परसेप्शन अपने माइंड में बना कर रखा है किसी भी ब्रांड को लेकर बच्चों, तो बस उसी को हम एसोसिएट करते हैं ब्रांड के साथ में। और हमेशा ब्रांड लॉयल होने के लिए ये सारे फीचर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है एक ब्रांड के अंदर, जिसको हम लिंक कर पाए, एसोसिएट कर पाए, जोड़ पाए उन चीज़ों से जिसकी परसीव क्वालिटी हमने अपने माइंड में बनाकर रखी है। Then we have price and profit margins. Well-known brands can command premium price and as such higher margins। ब्रांड का नाम अगर ज़्यादा है, जाना माना है, तो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो, जहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा हो सकता है। ब्रांड एक्सटेंशंस, इट कैन हेल्प टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स अंडर एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के अंदर ही आपने और ब्रांड को क्या किया है, एक्सटेंड किया है। ट्रेड लेवरेज, स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैन गेन सपोर्ट फ्रॉम डीलर्स और स्टोर्स। तो अगर आपका ब्रांड नेम अच्छा है तो आपको डीलर्स का भी सपोर्ट मिलता है और आपको स्टोर्स में भी सपोर्ट मिलता है। कंपिटिटिव एडवांटेज, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी प्रेजेंट्स अ रियल बैरियर टू कॉम्पिटिटर्स। अगर आपकी ब्रांड लॉयल्टी ज़्यादा है, आपकी वैल्यू बहुत अच्छी है मार्केट में, तो डेफिनेटली आपको कॉम्पिटिटर के ऊपर एडवांटेज मिलता है। यानी कि लोग पहले आपको प्रेफर करेंगे, उसके बाद आपके पास कुछ मार्केट में बच जाता है तो लोग कॉम्पिटिटर के पास अप्रोच करते हैं। हालांकि हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मार्केट शेयर हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। तो ये है बच्चों ब्रांड इक्विटी के बारे में जो हमने डिटेल में आज समझा है। मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे पैकेजिंग, जो कि एक न्यू कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में। न्यू कॉन्सेप्ट मतलब मार्केटिंग में न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है डेफिनेटली, लेकिन अगले लेक्चर के लिए हमारा न्यू कॉन्सेप्ट जो होगा, जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो होगा हमारा पैकेजिंग। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू वेरी मच।